जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं एनवीरा एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था प्रकाश और उसमें उसको लेकर 8 पार्ट हमने देखे हैं और आज उसका 9वां पार्ट है। प्रकाश के बारे में बातचीत चल रही थी और प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है, और जैसे कि परावर्तन के लिए दर्पण और अपवर्तन के लिए लेंस, और लेंसों तक हमारी बात पहुंच चुकी थी। उत्तर लेंस को लेकर हम पढ़ रहे थे और उत्तर लेंस में जो 6 स्थितियां हैं, यानी कि वस्तु को किस तरीके से रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, तो वो सारी स्थितियां हमने पढ़ी है और ये देखा है कि ये उसकी मुख्य अक्ष है, साथ ही फोकस बिंदु, और ये फोकस 1 वाला है, यहाँ पर ये फोकस 2 वाला है। उसके बाद यहाँ 2f यानी फोकस दूरी का दुगुना, इस दूरी का जो दुगुना हिस्सा है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। ये 2f2 है और यहाँ पर लास्ट यानी कि अनंत है, और उसके बाद वस्तु अनंत पर हो, ये पहली स्थिति थी। और यदि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके लिए हमने चित्र बना के देखा है। तो उसके बाद 2f1 पे वस्तु को रखा था, 2f1 और f1 के बीच रखा था, f1 पे रखा था, और f1 और जो अपना प्रकाशिक केंद्र यानी कि जो ध्रुव है O, उन दोनों के बीच में रखा था। तो ये 6 स्थितियाँ कुल मिलाकर थी, और मैंने यह भी कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखें, आपको एक टेबल इस तरीके से बनानी है जैसा कि हमने दर्पण के लिए किया है, और 3 हिस्से हम उसके करेंगे। और आपसे ये कहूँगा कि यहाँ लिखना है, ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें पहले हम वस्तु की स्थिति को रखेंगे और तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो वस्तु में जैसा कि सबसे पहले अपन वस्तु को अनंत पे लेते हैं, 2f1 और f1, और इस साइड भी f2 है, 2f2 है और अनंत है। तो अगर ये जो तीनों स्थितियां हैं, ये और बीच वाली और लास्ट वाली, इन तीनों को सारणी के पहले बॉक्स में रखें तो क्या होगा, ये जैसे कि अनंत है, बीच में 2f1 है और उसके बाद आपका f1 है, ये एज इट इज़ यहाँ पे रखना है। और उसके बाद मैं लास्ट वाली जो 3 स्थितियाँ हैं उसको लेकर बात कर रहा हूँ, जैसे कि f2 है ये, और उसके बाद मध्य वाली यानी 2f2, और उसके बाद अनंत वाली स्थिति की ये अनंत होगा। तो बस इस सारणी के साथ, इस टेबल के साथ बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है, लेकिन उसे देखोगे किस रूप में, ये बात भी आवश्यक है। तो इसको इस रूप में देखना है कि मध्य का जो बिंदु है 2f1, वहाँ अगर वस्तु को रखा तो 2f2 पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, ये पहली बात। और इस तरीके से आप बना भी सकते हैं। यदि कभी ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे भूल चुके हैं एग्ज़ाम में कि हमें किस तरीके से करना है, तो ये टेबल बिल्कुल हमें गाइड करेगी और बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे और प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। भले ही आपको वो चीज़ नहीं पता है, लेकिन आप स्केल के माध्यम से बिंदुओं को मिला करके ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो टेबल में पहली बात क्या देखोगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब मिलेगा वो लेंस के तो इस साइड मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन वो f2 पर भी होगा, यानी कि वो यहाँ पर होगा। आपस में जो किरणें समांतर आती हैं वो दोनों आकर f2 पे मिल जाएगी और ये स्थिति बनेगी। अगर वस्तु 2f1 पे रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2f2 पर बनेगा, और उसके बाद f1 पर अगर आपने वस्तु को अगर रखा है तो वो प्रतिबिंब उसका हमें अनंत पर मिल जाएगा। लेकिन ये 3 स्थितियां अब तक हुई है, लेकिन फिर भी इस सारणी का महत्व अभी खत्म नहीं हुआ है। ये स्थिति, उसके बाद ये अगली। अभी यदि वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच, जैसे कि टेबल में आपको दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों के बीच लेता हूं वस्तु को, यानी कि डायग्राम में अगर देखें तो अनंत ये और 2f1 यानी वस्तु को अगर यहाँ लेते हो तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इन दोनों के बीच बनेगा। इस सारणी का ये भी महत्व है। उसके बाद अगर 2f1 और f1 के बीच, यानी कि अगर यहाँ कहीं है वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 और अनंत के मध्य बनेगा। तो ये जो टेबल है बहुत आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। बोर्ड में अपनी जो कॉपी है उसके पिछले पन्ने पे रफ कार्य जहाँ करते हो वहाँ ये टेबल अगर आप बना लेते हो तो जो भी सवाल इस तरीके के है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस टेबल का महत्व ख़त्म नहीं हुआ। कैसे? मैं आपसे ये कहूँगा
कि अगर आकार को लेकर बात करनी है तो ये बीच वाला जो है, जैसे कि 2f1 से 2f2, यहाँ पर जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु के बराबर होगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर। और बराबर के उधर की साइड वाले सारे प्रतिबिंब जो बनते हैं, सारे के मतलब 2 प्रतिबिंब, वो बड़े बनेंगे, और साथ ही बराबर के इस तरफ बनने वाले सारे प्रतिबिंब क्या बनेंगे, छोटे। ये स्थिति बराबर को लेकर रहेगी, लेकिन यदि अनंत पे वस्तु रखी है और F2 पे बन रहा है तो वो छोटा बनेगा, और बराबर के उधर यानी कि F1 पे वस्तु रखी है और जो अनंत पर बनने वाला है वो अत्यधिक बड़ा होगा। साथ ही 2F1 और F1 के बीच यहाँ कहीं वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा वो भी एक बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। साथ ही दर्पण वाली जो सारणी थी उसमें भी सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे वास्तविक होंगे, वह उल्टे होंगे, वास्तविक और उल्टे। अब ये सारणी केवल काम करेगी तो वो उत्तल लेंस के लिए तो वो काम करेगी उत्तल लेंस के लिए, और दर्पण में जो सारणी हमने बना रखी है वो सारणी उत्तल नहीं बल्कि अवतल दर्पण के लिए कार्य करती है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए हमने क्या देखा है, फिर से हम ऐसी ही टेबल बना रहे थे, और क्या किया था वहाँ पे कि यहाँ वस्तु की स्थिति और उसके बाद यहाँ हमने ली थी प्रतिबिंब की स्थिति। हमने कहा था अनंत CF और FC अनंत, अनंत CF, और इसी को उल्टा करके वापस FC और क्या लिखना है, अनंत। बस वही बात हो गई कि वस्तु को अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब F पे बनेगा, वस्तु को C पे रखा है तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पे बनेगा, और यदि आपने फोकस दूरी पे इसको लिया है तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर होगा। तो ये हमने आपको बताया है। साथ ही अगर इन दोनों के बीच वस्तु हुई तो फिर से इन दोनों के बीच प्रतिबिंब बनेगा, और यदि इन दोनों के बीच हुई तो यहाँ बनेगा। लेकिन याद आपको ये रखना है कि ये बीच वाली जो स्थिति C से C पर है, जैसा कि पहले वाली सारणी में हमने देखा 2F1 से 2F2, वैसे C से C, और वो स्थिति बराबर की रहेगी, और उधर वाले सारे के सारे प्रतिबिंब बड़े, और इधर जो भी पूछे वो कह देना कि क्या है, छोटे। और इसमें भी ये शर्त होगी कि सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे और साथ ही वो उल्टे भी होंगे, तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब। तो कहना ये चाह रहा हूँ मैं आपसे कि ये दोनों प्रकार की जो टेबल है वो टेबल लेंस की अगर बात की जाएगी तो उत्तल लेंस के लिए काम करेगी, और अगर दर्पण की बात की जाएगी तो वो अवतल दर्पण के लिए काम करेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि दर्पण या लेंस का नाम यहाँ पे चेंज हो गया तो पूरा मैटर ही यहाँ पे बदल जाएगा, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो ये ट्रिक है जिसके माध्यम से बिल्कुल आसानी हो जाएगी आपके। आगे चलते हैं। उत्तल लेंस को लेकर बात अभी समाप्त हुई है, तो अगला जो अपना लेंस है वो साफ बात है कि वो अवतल होगा। और अवतल लेंस, दर्पण जब चल रहा था तो अवतल के लिए टेबल थी, लेकिन जब लेंस चलेगा तो अवतल के लिए कोई भी टेबल नहीं होगी, यानी उसके लिए केवल और केवल 2 स्थितियाँ होगी। सारणी में 5 स्थितियाँ यहाँ पे दर्शाई जा रही है और 5 ही यहाँ पे दर्शाई जा रही है, लेकिन होती असल में उत्तल में 6 है और अवतल में भी 6 है। फिर भी एक अंतिम स्थिति जो बचती है वो यहाँ लिख रहे हैं कि अगर प्रतिबिंब या अगर वस्तु F1 और O के बीच हो तो दर्पण के पीछे की तरफ, लेंस के पीछे की तरफ उसका प्रतिबिंब बनेगा, और साथ ही उधर वाले बड़े, तो इसलिए वो बहुत ही क्या होगा, बड़ा। तो ये स्टार लगा के मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्थिति महत्वपूर्ण है। साथ ही दर्पण जब चलेगा तो भी हम ये कहेंगे कि यहाँ F और ध्रुव O इसके बीच यदि वस्तु को कहीं रखा है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस बार भी दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये अंतिम स्थिति है और ये भी इम्पोर्टेंट, इसलिए इसके लिए भी मैंने स्टार लगा दिया। तो ये स्थिति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप अगर देखो यहाँ पे तो 5 + 1 और कुल मिला के कितनी स्थितियाँ हो गई, 6, और इधर भी 5 + 1 यानी कुल मिलाकर के 6 स्थितियाँ हैं। लेकिन अब आ जाइए अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस में आप क्या देखेंगे कि केवल और केवल कितनी स्थितियां हैं, 2, और वो 2 कौन सी है वो बात भी महत्वपूर्ण है।
तो लीजिए जो आपकी पहली स्थिति है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो लेकिन लेंस अवतल है। तो ये ध्यान रखें कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, या इसकी परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि एक ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो और बीच में से आप देख ही रहे हैं कि वो क्या हो, पतला हो। तो ये हो जाएगा लेंस के लिए, लेकिन फिलहाल परिभाषा को लेकर बात नहीं करनी है और हमें ये देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पर लिया गया है तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो किरणें आने वाली हैं वो किरणें समांतर होगी। कहने का मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर सारी किरणें आएगी जो भी आ रही है, और यहाँ अनंत है। तो ये दो किरणें आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर आने वाली एफ से गुजरती है, लेकिन इस लेंस का, इसे अपसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी इसलिए कहते हैं कि किरणों को फैला देता है। तो ये इन किरणों को भी फैलाएगा और किरणें मुख्य अक्ष पर ये इस तरीके से मुख्य अक्ष को छोड़ देगी और कहाँ चली जाएगी, बाहर की ओर। लेकिन हमें ये कहा गया है कि जो भी किरणें समांतर आती है मुख्य अक्ष के वो एफ से गुजरती है, लेकिन यहाँ गुजरेगी नहीं। अगर हम जाने की दिशा में इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किरणें कहाँ जाकर मिलेगी, वापस से F1 पर, और हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब जो है वो F1 पर बना है। और ये प्रतिबिंब चूंकि हमने डैश डैश लाइनों से पीछे की ओर बढ़ाया है इन लाइनों को, इन किरणों को, तो इसलिए डैश डैश लाइन है, मतलब ये आभासी है। तो ये प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पर, पहली बात तो है कि आभासी या काल्पनिक है, और दूसरी बात है आकार को लेकर। तो जैसे यदि आंसर लिखने की बात है तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति को लिखेंगे, और स्थिति में हम क्या देखेंगे कि वो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। और लोकेशन, इसका एड्रेस क्या है कि वो F1 पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब के लिए लिखा कि F1 पर। दूसरी बात, और वो है इसकी प्रकृति, और प्रकृति के बाद हम लिखेंगे आकार। तो प्रकृति क्या है कि वो प्रतिबिंब आभासी बना है, और साथ ही वो प्रतिबिंब सीधा भी है, आभासी और सीधा। हालांकि बिंदु में कोई खास लेना देना हमें होता नहीं कि वो सीधा है या उल्टा है, फिर भी अगर आप अवतल लेंस को लेकर बात कर रहे हैं या उत्तल दर्पण को लेकर बात कर रहे हैं तो उन दोनों के लिए स्थितियां आभासी वाली और सीधे वाली होगी। तो अब जैसे कि आकार लिखने की बात है, और आकार में हम ये लिखेंगे कि वो कैसा है, बिंदुवत, एक बिंदु के आकार का है, और इसलिए उसे हम बिंदुवत कह देंगे। लेकिन इस डायग्राम को दोनों सारणियों में से एक भी शो नहीं करती, ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो अवतल लेंस पर जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो F1 पे बनेगा, और साथ ही वो आभासी होगा। आगे बढ़ते हैं, और इसकी दूसरी स्थिति, ठीक है ना। और मैंने कहा कि दो ही स्थितियां होगी, मतलब एक तो वस्तु को आप अनंत पे ले सकते हो, और दूसरा अनंत और O के बीच कहीं पर भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कहीं भी ले लेते हैं, 2F1 के आसपास ले लेते हैं, या फिर F1 के आसपास ले लेते हैं, या F1 से दूर ले लेते हैं। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। लीजिए, ये दूसरी स्थिति में लिख रहा हूं, और जब वस्तु अनंत व O के मध्य कहीं भी हो, जब वस्तु अनंत व O के मध्य कहीं पर भी हो, तो ये तो आपका एक अवतल लेंस है, और उसके बाद यहाँ से गुजर रही है इसकी मुख्य अक्ष, और ये बिंदु O यानी प्रकाशिक केंद्र के रूप में। कहा गया है कि वस्तु कहीं पर भी हो, मतलब 2F1, और मैं 2F1 से परे यानी वस्तु को यहाँ ले लेता हूँ, तो क्या होगा, एक किरण समांतर आएगी, और समांतर आने वाली किरण F से गुजरती हुई प्रतीत होगी, मतलब यहाँ से ऐसे ये चली जाएगी, फैल जाएगी। अब दूसरी किरण गुजारने की बात है, और अगर दूसरी किरण को गुजारा गया तो देखेंगे कि जो किरण सीधा O बिंदु पे आती है वो सदैव सीधा ही निकल जाती है, या जो F से होती हुई आती है वो समांतर हो जाती है, कहीं पर किरणें काट नहीं रही है। यदि कहीं पर भी किरणें न काटे तो हम किरण को जाने की दिशा में पीछे की ओर बढ़ाते हैं,
और हम क्या देखते हैं कि ये दोनों किरणें यहाँ काट रही है। अब जाने वाली किरणों का काटना जरूरी है, उनका प्रतिच्छेदित होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये किरण, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका अपवर्तन हो भी नहीं रहा है। तो यहाँ आप लोग देखोगे कि यहाँ ये दोनों किरणें प्रतिच्छेदित हो रही है असल में, और वहाँ पर इसका क्या है, प्रतिबिंब मिला है। और चूंकि ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रतिबिंब सीधा है। और आकार अगर आप देखोगे तो लगेगा कि वस्तु से क्या है, छोटा, और बिल्कुल दिखाई देगा। एक छोटे प्रतिबिंब को शो करने के लिए आप स्केल से डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल जो प्रतिबिंब मिलेगा वो वस्तु से छोटा मिलेगा। ऐसी स्थिति में तो आंसर लिखने की बात है, और आंसर में भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा ही स्थिति को। और वो स्थिति कहाँ है कि ये उधर नहीं बना है बल्कि इधर बन गया है। मतलब साफ है कि ये कहाँ बना है, इस लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। ये इसके लिए लिख देना, F1 के आसपास ये बन रहा है। और प्रकृति को लेकर बात है। प्रकृति क्या है, मैंने कहा आभासी होगा, क्योंकि डैश डैश लाइन से बना रहे हैं इसको, तो ये प्रतिबिंब होगा आभासी। साथ ही मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए ये प्रतिबिंब सीधा। अच्छा, ये दोनों स्थितियाँ अवतल लेंस का नाम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आभासी और सीधा है ना, वास्तविक नहीं होगा, वो काल्पनिक होगा। आप यहाँ आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हो, कोई बात है नहीं। आकार बताने वाले हैं, और वो आकार आपको लिखना है कि वो कैसा है आकार, छोटा, छोटा, सीधा होने के साथ ये आकार छोटा है। अच्छा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है यहाँ, वास्तविक और उल्टा, यहाँ भी वास्तविक और उल्टा। लेकिन अगर अवतल लेंस की बात की जाए या उत्तल दर्पण की बात की जाए तो सारे के सारे प्रतिबिंब उल्टे नहीं बल्कि सीधे बनेंगे। और असल में यदि देखा जाए तो वस्तुओं का जो भी प्रतिबिंब हमारी आँख के रेटिना पे बनता है, आँख के अंदर जो रेटिना पाया जाता है, दृष्टि पटल जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रत्येक वस्तु का, जैसे मोमबत्ती हमारे सामने है, पेड़ है, और भी कोई वस्तु है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा बनता है। लेकिन मस्तिष्क की जो नाड़ियाँ हैं, जो नेत्र से लेकर के यानी कि रेटिना से लेकर के मस्तिष्क तक जाती है, वो नाड़ियाँ उसे सीधा करके मानती है, और इसीलिए हमारे मस्तिष्क में हमें ऐसा लगता है कि सारी वस्तुएं क्या है, सीधी है। लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा दिमाग में वो हमेशा ही उल्टा बनेगा, इस बात को याद रखिए। तो अब हम पूरा पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और है, और वो है लेंस की समता। अब लेंस की समता क्या होगी, ये बात भी पढ़ना जरूरी है। तो लीजिए, मैंने आपसे कह दिया कि किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाए तो क्या होगा। यानी मेरा मतलब है कि फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जाए तो लेंस की समता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो अपवर्तन पहले जो करता था उतना ही करेगा या फिर वो कम करेगा, ये बात है। तो अपन इसकी फोकस दूरी को कम करके देखेंगे डायग्राम में, तो क्या मिलेगा। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर फोकस दूरी को कम किया गया तो उसका जो अपवर्तन है, अपवर्तन करने की जो क्षमता है लेंस की, वो क्षमता घट जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर सबसे पहले तो जैसे हम पढ़ रहे हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, और ये लेंस की क्षमता क्या होती है। तो यदि कोई लेंस है आपके पास और उस लेंस की अगर फोकस दूरी पहले इतनी थी और अब इतनी कर दी गई है, तो फोकस दूरी घट गई है, मतलब क्या है कि जो भी किरणें पहले आ रही थी वो अब ज़्यादा नज़दीक से गुजरेगी, और ज़्यादा नज़दीक से गुजरने के कारण फोकस दूरी कम हुई है, मतलब इसका जो अपवर्तन है, अपवर्तन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस लेंस की भी फोकस दूरी कम होगी वो किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा। फोकस दूरी यदि कम है तो वो किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, और किरणों को जब ज़्यादा मोड़ेगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तन, और वो फटाक से निपट चुकी होगी। लेकिन यदि फोकस दूरी को बढ़ाया गया, इस फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो इसकी अपवर्तन करने की जो क्षमता है वो क्षमता घट जाएगी। वो क्षमता कम इसलिए होगी क्योंकि अब किरणें पहले के जितनी नहीं मुड़ पाती है, वो कम मुड़ती है,
और कम मुड़ना ही कम अपवर्तन कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, हम डायग्राम वो वाला बना लेंगे कि ये किरण जो आई है वो किरण कुछ इस तरीके से जाती है, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि वो अपना रास्ता भटक जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि फोकस दूरी लेंस की जो भी लेंस है उसकी समता को अगर घटाने की कोशिश की गई तो क्या करेगी, ये कम मुड़ पाएगी और कम मुड़ पाने के कारण क्या होगा, अपवर्तन भी कम होगा। लेकिन ये जितनी ज़्यादा मुड़ेगी उतना ज़्यादा होगा अपवर्तन, लेकिन ये जितनी कम मुड़ेगी भाई, ये तो इसकी सीधी स्थिति है यहाँ से यहाँ तक, जिसे मैं डैश डैश लाइन के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। जितना कम ये मुड़ेगी उतना ही कम क्या होगा इसका अपवर्तन, और जितनी ज़्यादा मुड़ेगी उतना ही अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो यदि फोकस दूरी को आपने कम किया है, फोकस दूरी को आपने पहले के बजाय घटा दिया है, तो कम करने की स्थिति में जो समता है वो समता बढ़ जाएगी। फोकस दूरी कम मतलब समता बढ़ गई, और फोकस दूरी को यदि बढ़ा दिया गया तो अब जो समता होगी वो घट जाएगी, क्योंकि ये परिवर्तन उस किरण के मोड़ने को लेकर होता है। वो किरण किस तरीके से मुड़ती है उस बात पे वो निर्भर करता है। जैसे यदि आपने लेंस की फोकस दूरी को कम किया है तो समता बढ़ेगी, यानी किरणें ज़्यादा मुड़ पाएगी यहाँ पे, लेकिन फोकस दूरी बढ़ गई तो समता कम होगी, मतलब वो किरणें कम मुड़ पाएगी, और कम मुड़ पाने को ही कम अपवर्तन होना कहा जाता है। तो ये स्थिति होगी। अच्छा, लेंस की समता यानी उसकी अपवर्तन करने की क्षमता को ही लेंस की समता कहते हैं। तो किसी लेंस द्वारा अपवर्तन कर पाने की क्षमता को, या कितना अपवर्तन वो करती है, उस बात को कहा जाता है उसकी क्षमता। और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता, इसके लिए हम P लिख सकते हैं, और जो मात्रक है लेंस की क्षमता का वो क्या होगा, डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। और मैंने कहा कि ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम होगा, यानी P जो होगा वो ये होगा। यहाँ अगर फोकस दूरी बढ़ाई गई तो P घट जाएगा, और फोकस दूरी घटाई गई तो P क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस वही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यानी जो बातें अब तक हमने की है उन सब बातों को आप इस फॉर्मूले के माध्यम से समझ सकते हो। यहाँ ये फॉर्मूला आपसे ये कह रहा है कि अगर फोकस दूरी को बढ़ाया गया तो ज़्यादा संख्या का भाग लगने के कारण ये जो समता है यानी कि P है वो कम हो जाएगी। भाई किसी भी संख्या में हम ज़्यादा संख्या का भाग देंगे, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उसका रिजल्ट उतना ही कम आएगा। तो F जितना बढ़ाया गया तो भाग ज़्यादा लग गया और रिजल्ट क्या आ गया, कम आ गया। लेकिन साथ ही फोकस दूरी कम की गई तो ये रिजल्ट क्या हुआ भैया, बढ़ गया। तो ये स्थिति होती है, ये इसका व्युत्क्रम होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो फोकस दूरी और लेंस, ये बात हो गई इसकी समता को लेकर। यानी किसी भी लेंस की समता भले ही वो अवतल हो या फिर वो उत्तल हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप लोग उत्तल की समता देख रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए, और उत्तल लेंस के लिए हमेशा ही P धनात्मक होगा। यानी समता जो होगी उसका मान अगर कोई न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो तो उसमें प्लस लोगे। लेकिन अगर बात अवतल लेंस की है तो अवतल लेंस के लिए जो समता प्रश्न में आपको दे रखी है उस समता को आप माइनस में लेके चलोगे। यानी समता का जो मान होगा, जो P होगा वो माइनस में होगा। ये बात है इसके लिए। अच्छा, यदि एक से ज़्यादा लेंस जुड़े हैं, जैसे किसी एक अवतल लेंस से किरण को गुजारा जा रहा है और साथ ही एक और उत्तल रख दिया, अब किरण यहाँ मुड़ी और कहाँ चली गई, इस तरीके से। तो क्या लेंसों का संयोजन करने से एक लेंस के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, क्या लेंस बढ़ाने से समता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर लेंस 4 है इस तरीके से तो कुल P के लिए यानी कि टोटल जो समता है उसके लिए सभी समताओं को आप लगातार जोड़ देंगे। लगातार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर n तक है तो ये स्थिति होगी।
यानी अगर एक उत्तल लेंस के साथ और भी उत्तल लेंस जुड़े हैं तो समता सीधी क्या हो जाएगी, इन दोनों के योग के बराबर। अवतल भी है तो भी वही स्थिति है कि समता बराबर हो जाएगी उनके योग के। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर उत्तल लेंस है तो समता जो है वो प्लस में होगी, लेकिन साथ ही अगर अवतल लेंस है तो समता माइनस में होगी, ये होगा। अच्छा, लेंस की समता का मात्रक डायोप्टर, और यहाँ से कई बार 1 नंबर का सवाल पूछा गया है कि लेंस की समता का मात्रक क्या होगा। लेंस की समता का मात्रक डायोप्टर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और डायोप्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन डी लिख सकते हैं, बड़ा वाला जो डी है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की है कि अवतल लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल लेंस से जो भी 6 स्थितियाँ हम बना रहे थे और बहुत भारी लग रहा था और भारी है भी, और उन स्थिति को हम सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये उसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है जो कि बहुत ही आसान है, उसके बारे में पढ़ा है। और साथ ही हमने लेंस की जो समता है उसको लेकर चर्चा की है, और अवतल लेंस से किस प्रकार से 2 स्थितियां बनेगी वो भी हमने जाना है। तो आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही। आगे जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, और यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए और साथ में इन्हें लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।